हाँ पूछो ना, क्या पूछ रहे थे? ये जो निकाले थे हम लोग, है ना, वी मैक्स कि अगर एक सर्कुलर मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल रोड पे या वर्टिकल वे, क्या कहाँ निकाले थे ये वाला? हॉरिजॉन्टल, है ना। तो हम लोग निकाले थे कि उसका मैक्सिमम म्यू जी आर होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि देखो था उसमें क्या कि फ्रिक्शन याद करो सेंटर में लगता था और यही फ्रिक्शन एम वी स्क्वायर बाय आर होता था, हाँ या ना? देखो तो। ठीक है, अब ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू है, ये वाला फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, ये फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा मैक्सिमम लगता है कि ये एडजस्ट करता था, एडजस्ट करता था। ठीक है, अब देखो यहां पर तुम जैसे जैसे, अच्छा वेलोसिटी अगर जीरो रखे हो, तुम्हारा गाड़ी रुका हुआ है, तो क्या वेलोसिटी जीरो होगा तो फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे अगर हम v बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो क्या इधर फ्रिक्शन का ही वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और वो अपना वैल्यू एडजस्ट करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, और तुम वेलोसिटी बढ़ाओगे बढ़ाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि नहीं आएगा कि एक वेलोसिटी पर तुम्हारा फ्रिक्शन मैक्सिमम लग जाएगा। कैसा वेलोसिटी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। उस वेलोसिटी पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा म्यू एम जी। तो इसीलिए इस वेलोसिटी को यहां हम क्या लिखे थे? मैक्सिमम लिखे थे। क्योंकि उसके बाद अगर हम वेलोसिटी बढ़ा दिए तो क्या मेरे पास उतना फ्रिक्शन रहेगा या नहीं रहेगा? हम्म, अगर वेलोसिटी अगर इससे भी ज्यादा कर दिए तो उतना फ्रिक्शन मेरे पास अवेलेबल होगा कि उतना फ्रिक्शन मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है? नहीं रहेगा। तो जब उतना फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होगा तो हम स्लिप कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? कर जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग मैक्सिमम इतने ही वेलोसिटी से चला सकते हैं गाड़ी एक सर्कुलर रोड में, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर में। ये समझ में आया? और वहां जो वेलोसिटी, और वहां जो एक याद है, एक वर्टिकल में निकाले थे हम लोग, याद? वर्टिकल में ऐसे निकाले थे ना, गाड़ी ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो वहां पर जो हम लोग निकाले थे वेलोसिटी, वो कितना निकाले थे? देखो, रूट अंडर आर जी बाय म्यू, यही था ना। तो यहां पर देखो ये वेलोसिटी मिनिमम था कि मैक्सिमम था? देखो मिनिमम था कि उतना स्पीड से हमको घुमाना होगा वरना मेरा गाड़ी गिर जाएगा। तो मिनिमम इतना, इससे तुम स्पीड चलाओ ना जितना चलाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम तुमको इतना चलाना होगा। ये हम लोग पिछले क्लास में हम लोग इतना पढ़ लिए थे, है ना। ठीक है, चलो अब थोड़ा हम लोग इसी फ्रिक्शन को थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ध्यान देखो, एक जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या समझते हो, ये बताओ। कि जो हॉरिजॉन्टल रोड होता है उसको हल्का सा हम लोग टिल्ट कर देते हैं, कितने एंगल पे? मान लेते हैं कितना? थीटा। ठीक है, तो बैंक करने पर समझना ध्यान से, जैसे कि याद करो, जैसे तुम लोग पिछले बार बताए थे कि वहां आईएसएम के पास वहां पर रोड को हल्का सा टिल्टेड है कि नहीं है? देखो तो, टिल्टेड है। तो टिल्टेड कहाँ रखते हैं? जहां टर्निंग लेना पड़ता है या जहां सीधा जाना पड़ता है? टिल्टेड कहाँ रखते हैं? टर्निंग में। यानी कि बोल सकते हैं कि पार्टिकल ऐसे एक सर्कुलर मोशन कर रहा हो, ऐसे इंक्लाइंट प्लेन समझो, जैसे मौत का कुआं देखे होगा ना दुर्गा पूजा में, देखे हो कि नहीं? टीवी में देखे हो तो उसका देखना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कि नहीं रहता है? देखो तो इस टाइप से। तो बोल सकते हैं ये जो पूरा इस टाइप से घूमते रहता है, इस टाइप से रहता है। तो उसी टाइप को हम लोग को डिस्कस करना है कि अगर रोड को बैंक कर दिया जाए, हल्का सा टिल्ट कर दिया जाए एंगल थीटा पे, और मेरा गाड़ी ऐसा है, ठीक है, समझना ध्यान से। ठीक है, तो जब गाड़ी मेरा ऐसा है, समझना ध्यान से, हाँ, और तुम चला रहे हो गाड़ी, ठीक है, तो फ्रिक्शन तो हमेशा सरफेस के अलोंग लगता है। क्या फ्रिक्शन किधर लगेगा? सरफेस के अलोंग। तो नॉर्मल इधर हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब समझना ध्यान
कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम मौत का कुआं में गाड़ी एकदम स्लो कर दे तो किधर जाने का ट्राई होगा, नीचे या ऊपर, किधर बॉडी जाएगा, नीचे जाएगा। तो उस समय फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर के साइड, ठीक है। और अगर हम मौत का कुआं में वेलोसिटी बहुत ज्यादा कर दिए, बहुत ज्यादा, तो बॉडी नीचे की ओर ट्राई करेगा कि बाहर की ओर जाने का ट्राई करेगा, बाहर की ओर। यानी कि बोल सकते हैं यहां दो केस आएगा, एक वेलोसिटी मिनिमम आएगा जो हमको रखना ही होगा ताकि हम नीचे ना गिर जाए, और एक वेलोसिटी मैक्सिमम होगा कि इतना ही मैक्सिमम चला सकते हैं, नहीं तो बाहर फेंका जाएंगे। ये समझ में आया मिनिमम और मैक्सिमम का खेल? सबसे पहले ये बताओ या फिर से बताएं, ठीक है, कि एक वेलोसिटी हमको मिनिमम बनाए रखना है, नहीं बनाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे, और मैक्सिमम उससे ज्यादा चलाएंगे तो बाहर फेंका जाएंगे। तो वेलोसिटी एक मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा। तो मेरे को बताओ, अगर हम मैक्सिमम वाला लेके चल रहे हैं, मैक्सिमम वाला, तो मेरा बॉडी किधर टेंडेंसी रखेगा जाने का, बाहर के साइड कि नीचे जाने का साइड, किधर, ऊपर या नीचे, किधर, बाहर के साइड जाएगा। तो बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा इस साइड। ये समझ में आया? और बोल सकते हैं कि अगर ये सर्कुलर मोशन है, ये वाला, ये सर्कुलर मोशन है, तो उसका सेंटर ये होगा, ठीक है। और हमको पता है कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, mg नीचे कर देते हैं, तो हमको पता है कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक एक्सिस हमेशा किधर रहता है, किस एक्सिस में रहता है, एक एक्सिस किधर जाता है हमेशा सर्कुलर मोशन में, सेंटर की ओर। और एक एक्सिस बनाना है किधर, परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, देखो तो। और ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, है ना। अब बताओ, इसमें देखो किस किस का कंपोनेंट करना होगा। अगर हम एक्सिस ऐसा ऐसा लिए तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ कॉस थीटा, और नीचे की ओर आएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। एक नॉर्मल का भी इधर कंपोनेंट आएगा एन कॉस थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आएगा एन साइन थीटा। ये सबको समझ में आया यहां तक, देखो तो बढ़िया से, कि क्यों किस का कंपोनेंट किधर किधर किए, दिख रहा है सबको बढ़िया से। इंक्लाइंड वाला डायग्राम में कंफ्यूजन हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, इसको देखो, ये इंक्लाइंड प्लेन है समझो। एक बॉडी ऐसे रखा हुआ है, तो नॉर्मल इधर गया, बॉडी ऊपर जाने की ओर ट्राई करेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी तो ऊपर जाने की ओर ट्राई करेगा, तो फ्रिक्शन नीचे लगा, और mg किधर लगेगा, डाउनवर्ड, ठीक है। अब क्या किए, हमको पता है कि बॉडी ऐसे इंक्लाइंड ऐसे है, तो घूमेगा तो यही सर्कल पे, इसी सर्कल पे घूमेगा। तो एक एक्सिस सेंटर की ओर गया इधर, तो उस साइड फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट आएगा, एक नॉर्मल का भी कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा, देखो तो आएगा। उसी को हम यहां बना लेते हैं, चलो अच्छे से बना लेते हैं कि इस साइड दो कंपोनेंट आएगा, एक एफ कॉस थीटा आएगा और एक एन साइन थीटा आएगा। देखो वहां से ऊपर के साइड एन कॉस थीटा, नीचे के साइड दो आएगा, एक एम जी और एक एफ साइन थीटा। यहां दिख रहा है, देखो तो बढ़िया से, सब कुछ अच्छे से क्लियर, ठीक है। अब समझना ध्यान से, हाँ। कि अच्छा, याद करो कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फोर्स सेंटर की ओर होगा। तो यहाँ कौन कौन सा फोर्स सेंटर की ओर आ रहा है, कौन कौन सा, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। तो यही फोर्स को लिख दे एम वी स्क्वायर बाई आर, आया ना। और इस एक्सिस में कोई मोशन होगा क्या, इसके इधर इधर वाले में नहीं होगा। तो उस साइड इक्वेशन लिख सकते हैं, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। देखो तो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, समझ में आया? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, एम जी प्लस, हाँ ठीक है। ये तक समझ में आया? इतना उतारो सबसे पहले बढ़िया से, सबको उतारो, अच्छे से डायग्राम बनाओ और उतारो इसको।
हम्म। हम्म। हाँ ऊपर लगने चाहिए थे, तो ऊपर मतलब कि उस समय वर्टिकल था, तो सरफेस के अलोंग ऊपर लगा फ्रिक्शन। यहाँ देखो सरफेस के अलोंग है, फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के अलोंग लगता है। नॉर्मल इसी साइड और mg नीचे, कुछ ऐसा होगा केस, देखो तो। फिर से वही तुम्हारा, ठीक है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, दोनों थीटा, ठीक है। तो अब इस साइड आएगा f cos थीटा, और इस साइड आएगा f sin थीटा। इस साइड आएगा n cos थीटा, और इस साइड आएगा n sin थीटा, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सेंटर की ओर देखो, सेंटर की तरफ कौन कौन सा फोर्स है, सेंटर की तरफ कौन कौन सा फोर्स है, बताओ। n sin थीटा और f cos थीटा, सेंटर के अलोंग दो फोर्स है ना, देखो तो। इसके अलोंग, इस लाइन, इस एक्सिस के अलोंग n sin थीटा भी है और f cos थीटा भी है। तो नेट फोर्स जब लिखेंगे तो n sin थीटा माइनस f cos थीटा, या f cos थीटा माइनस n sin थीटा, क्या होगा? क्योंकि याद करो कि सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है ना। तो अगर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है तो n sin थीटा को पॉजिटिव लेंगे कि f cos थीटा को पॉजिटिव लेंगे, किसको पॉजिटिव लेना है? एन साइन थीटा। तो देखो सब कुछ वही होगा, देखो यहाँ पर क्या इस इक्वेशन में एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा हो जाएगा, देखो तो, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, हाँ या ना? हो जाएगा, ठीक है। और वर्टिकली देखो, वर्टिकली क्या बोल सकते हैं, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो क्या यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, खाली देखो तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ माइनस कर दिए और यहाँ प्लस कर दिए, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ माइनस कर दिए और यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो बताओ ये जो जहां जहां हम खाली साइन चेंज किए हैं, तो ये वाला वेलोसिटी मैक्सिमम होगा कि मिनिमम बन जाएगा? मिनिमम बन जाएगा, बस, कुछ नहीं करना था। समझ में आया कि नहीं आया सब? ये बताओ। हाँ बोलो बोलो। एफ cos थीटा क्यों हुआ, मेरे को ये बताओ, ठीक है, कि जब इधर F1 होता था और इधर F2 होता था और इधर एक्सेलरेशन होता था, क्या इक्वेशन लिखते थे, ये बताओ तो जरा, क्या लिखते थे, बताओ, क्या लिखते थे बताओ? अगर F1 इधर हो, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू एम ए, यही लिखते थे। तो अब बताओ, जब मेरा सर्कुलर मोशन करता है बॉडी, सर्कुलर मोशन, तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है कि नहीं होता है, देखो तो, होता है। तो जब सेंटर की ओर एक्सेलरेशन है और इस साइड n sin थीटा और उस साइड f cos थीटा है, तो कौन सा पॉजिटिव होगा, n sin थीटा की f cos थीटा? n थीटा। और f cos थीटा क्या होगा? नेगेटिव, देखो वही चीज लिखा हुआ, ठीक है। यानी कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम एक सिंपल सा तरकीब बता देते हैं, सिंपल सा तरकीब, ठीक है, कि इसको लिखो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। देखो ये वाला वेलोसिटी मैक्सिमम था, देखो तो, यही वाला देखो तो, सब मैच करो खाली, यही मैक्सिमम था। तो अगर हम प्लस के जगह यहाँ माइनस कर दे और माइनस के जगह प्लस कर दे, तो यही वेलोसिटी मिनिमम बन जाएगा, देखो तो। बस तो याद रखना कि ऊपर ऐसे प्लस माइनस, नीचे माइनस प्लस, इसका मतलब ये है कि जब मैक्सिमम होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, जब मिनिमम होगा ऊपर माइनस नीचे प्लस। ये याद रख सकते हो, छोटा सा तरकीब है और कुछ नहीं, ठीक है। तो याद रखना कि स्कूल में जब देगा तो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो मैक्सिमम पूछ रहा है कि मिनिमम पूछ रहा है, तो याद रखना बस खाली। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम में इस पूरे डायग्राम में खाली डिफरेंस क्या है, ये बताना। मैक्सिमम और मिनिमम में क्या डिफरेंस है दोनों में से? मतलब सिर्फ बोल सकते हैं कि सिर्फ फ्रिक्शन का डायरेक्शन का, मतलब एक में फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, एक में फ्रिक्शन ऊपर, खाली दोनों में अंतर क्या है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन खाली चेंज है और कुछ नहीं। इसीलिए पहले वाले में जहां प्लस था वहां माइनस आ जाएगा, जहां माइनस था वहां प्लस आ जाएगा,
ठीक है, इसको उतार लो बढ़िया से, मिनिमम मैक्सिमम का पूरा कहानी। हाँ, मिनिमम मतलब कि भाई हम स्लिप ना कर जाए नीचे, तो उतना हमको मिनिमम बना के रखना है, उससे नीचे फिर हम लोग स्लिप कर जाएंगे। और मैक्सिमम मतलब उतना ही तेजी तक चला सकते हैं, मतलब कि तुमको अगर वेलोसिटी बोला जाए कि तुम कितना वेलोसिटी रेंज रखोगे, तो बोल सकते हैं कि मेरा वेलोसिटी वी मिनिमम से ज्यादा रखना और वी मैक्सिमम से कम रखना, क्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? कि भाई 20 से कम नहीं चलाना है वरना स्लिप मार जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और 60 से ज्यादा नहीं जाना, नहीं तो ऊपर फेंका जाएंगे। इसलिए मेरा स्पीड कितना होगा, 20 से 60। इसीलिए जब हम लोग कंडीशन निकाल लिए वी मिनिमम और वी मैक्सिमम का, तो हम जब भी वेलोसिटी चलाएंगे तो मेरा रेंज रहेगा वी मिनिमम से वी मैक्सिमम, ये याद है। फिर वही बात, वो तो डिपेंड करता है ना कि स्लिप कर, अच्छा जरूरी है कि नहीं स्लिप करे, क्या स्लिप नहीं कर सकता है? तो वही तो हम बता रहे कि यहाँ निकालोगे तो अपने आप निकल जाएगा ना वी मिनिमम। तो तुम पहले से जीरो, पहले से जीरो मान के चलना सही है क्या? मतलब तुम चलेगे ही नहीं। वी मिनिमम जीरो का मतलब क्या है, तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? तो फिर जब चल ही नहीं रहे हो तो काहे का बैंक किए हुए हो, उसमें तो फिर तो बात ही नहीं होगा सर्कुलर मोशन का। समझे? हाँ बोलो बोलो बोलो। हम्म। अच्छा देखो, ये सही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझना ध्यान से। मैक्सिमम फ्रिक्शन कब लगता है, जब वो स्लिप करने का नौबत आ जाए तब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगता है कि नहीं लगता, ये बताओ। क्या फ्रिक्शन मैक्सिमम कब लगता है, जब स्लिप करने का नौबत आ जाए तभी फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। तो अब सोचो कि जब हम वेलोसिटी बहुत ज्यादा कर दिए तो मेरा टेंडेंसी होगा कि नहीं स्लिप करने का बाहर की ओर, होगा। तो उस केस में हम फ्रिक्शन मैक्सिमम लिए। अब तुम बताओ, जब हम वेलोसिटी बहुत कम रख रहे हैं, बहुत कम रख रहे हैं, तो उस समय मेरा नीचे जाने का टेंडेंसी, यानी नीचे स्लिप करने का फिर टेंडेंसी आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। आएगा। तो फिर उस समय भी फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा फ्रिक्शन मैक्सिमम। ठीक है, तो इसीलिए फ्रिक्शन जितना समझदारी से बनाओगे उतना ये है, वरना ऐसे मत समझना कि फ्रिक्शन मिनिमम है तो मिनिमम, मैक्सिमम है तो मिनिमम, ऐसा नहीं। बस देखो खाली स्लिप करने का जैसे ही नौबत आ रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, इसको उतार लिए बढ़िया से। ठीक है, और इसको थोड़ा घर में प्रैक्टिस करना, ये वाला पूरा मैक्सिमम मिनिमम का। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। होगा होगा, तुम उसका उसमें उसमें काइनेमेटिक्स का अलग से आता है उसका, देखे थे काइनेमेटिक्स में? तुम कौन सा लिए हुए हो? नीट वर्जन है, नीट वर्जन में हम बता रहे हैं, नीट वर्जन में जो काइनेमेटिक्स होगा, ठीक है, उसमें जो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा उसका वेटेज बहुत कम रहता है, इसलिए उसमें ना के बराबर क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन तो होगा पर ना के बराबर होगा। क्वेश्चन था कि नहीं था उसमें? एक भी नहीं था नीट वाले में। हाँ तो कम हो सकता है पर क्वेश्चन कम होगा पर। हम्म। कोई बात नहीं, वेरिएबल का तुम इससे बना लेना दूसरे बुक से, पर बनाना जरूर, ऐसा नहीं कि छोड़ देना वेरिएबल वाला। बाकी क्वेश्चन तो बन गया होगा पूरा नीट वाला, कि नहीं बना? हाँ, नीट वाला आराम से बनेगा, नीट वाले में कहीं दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, अगर इस लेवल का पढ़ रहे हो ना तो नीट वाला आराम से बनेगा। ठीक है, चलो अब समझना, ठीक है, अब थोड़ा फ्रिक्शन में और थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा समझ में आएगा और फील भी आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं तो थोड़ा, और इस क्वेश्चन को
समझने में भी तुम लोग को दिक्कत होगा और हमको समझाने में भी थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, म्यू का वैल्यू लिख देता है 0.2 डिवाइडेड बाय √3, ये 30 डिग्री 10 kg, और इधर से है एक फोर्स F। ठीक है, अच्छा क्या कुछ फोर्स लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा इसको रोकने के लिए? देखो तो क्या कुछ फोर्स लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा? बोल रहे हैं जो हम डायग्राम बनाए हैं, इस डायग्राम में अगर इस फोर्स को ना रखे तो 10 kg रुका रहेगा कि स्लिप मार जाएगा? देखो तो सबसे पहले, चलो इस फोर्स को हटा देते हैं सबसे पहले। स्लिप हो जाएगा, फटाफट जल्दी करो, भूलना नहीं फ्रिक्शन। देखो सबसे पहले अगर यहां देखें तो नॉर्मल इस साइड mg का दो कंपोनेंट कर देते हैं सीधा, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे टेंडेंसी रखेगा तो फ्रिक्शन ऊपर। ठीक है, याद करो फ्रिक्शन का सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता था? म्यू इंटू एन। या एन किसके बराबर है? देखो mg कॉस थीटा। एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, अच्छा दे दे। चलो देखो, देखो इधर तो नॉर्मल हो गया mg cos थीटा, म्यू का वैल्यू है 0.2 डिवाइडेड बाय √3, 10 इंटू 10 cos 30 डिग्री √3/2। फ्रिक्शन देखो तो 10 आ रहा है, 10 न्यूटन मैक्सिमम, है ना। और इधर जो mg साइन थीटा आएगा ये क्या 50 न्यूटन होगा? देखो तो, इसका मतलब ये बॉडी बॉडी रुका रहेगा कि स्लिप मार जाएगा? स्लिप होगा। तो मेरे को ये बताओ इस बॉडी को रोक के रखने के लिए हमको कोई ऊपर फोर्स लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा? लगाना। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड एफ मिनिमम एंड एफ मैक्सिमम so that block is at rest। अब यहां बात हो रहा है एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम। कोई समझा सकता है यहाँ दो फोर्स से हम कैसे बैलेंस कर पाएंगे? फोर्स का दो ऐसा वैल्यू होगा, एक मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा जो रोक के रखेगा, 10 न्यूटन और 60 न्यूटन। चलो देखते हैं। एक काम करो, इसको ऐसे हाँ एक वॉच करो इसको, ठीक है, समझना ध्यान से। इसको हम समझाने का ट्राई कर रहे हैं। इधर 50 था, ठीक है, और इधर जब बॉडी स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा तो ऊपर 10। तो मेरे को ये बताओ इधर कितने के नेट फोर्स से इधर आना चाह रहा है? 40। तो अगर हम ऊपर 40 लगा दें तो क्या ये रुका रहेगा कि नहीं रुका रहेगा? ये बताओ। रुका रहेगा, है कि नहीं? ठीक है,
अब समझना ध्यान से, यानी कि हम उसको रोक के रखे हैं, लेकिन बॉडी का टेंडेंसी अभी भी किधर है आने का, ऊपर जाने का है कि नीचे आने का है, नीचे आने का है। अब समझना कि अगर हम फोर्स का वैल्यू बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि नहीं आएगा कि जब ब्लॉक ऊपर जाने का टेंडेंसी रखेगा, हाँ या ना। तो उस केस में बोल सकते हैं फ्रिक्शन नीचे लग जाएगा 10, mg sin थीटा भी नीचे लग जाएगा 10, और बोल सकते हैं कि नीचे जब टोटल कितना आ गया 60, तो ऊपर भी हम फोर्स 60 लगा सकते हैं, हाँ या ना। ये समझे थोड़ा सा, ये फिर से समझाएं। फिर से एक बार समझना ध्यान से, कंसेप्ट को खाली पकड़ो कि जब ब्लॉक मतलब ऐसे इंक्लाइंड प्लेन था तो हम एक फोर्स मिनिमम, मिनिमम का मतलब बस रोकना है, तो रोक दिए, तो उस समय पहले वाले केस में ब्लॉक अभी भी नीचे आने का ट्राई कर रहा है, फिर उसको हम रोके हुए फिर भी, तो यानी जब नीचे आने का ट्राई कर रहा है तो फ्रिक्शन अभी भी ऊपर ही लग रहा होगा 10, mg sin थीटा नीचे 50, तो नीचे 50 ऊपर 10, तो नेट फोर्स हो गया 40, यानी कि ऊपर अगर हम 40 लगा दे तो वो रुक जाएगा, तो यानी ये जो 40 वाला है ये हो गया मिनिमम, बस इतना से हम रोक सकते हैं, क्योंकि अगर 40 से थोड़ा सा कम लगा है तो ये ब्लॉक रुका रहेगा कि स्लिप मार जाएगा, 40 से अगर हल्का सा भी कम किए तो स्लिप मार जाएगा, यानी कि ये जो F40 आया वो कौन सा फोर्स होगा देखो तो, मिनिमम। अब समझना ध्यान से, अब हम फोर्स का वैल्यू बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि नहीं आएगा कि हम फोर्स बहुत ज्यादा लगा रहे हैं और उस केस में ब्लॉक नीचे नहीं ऊपर जाने का टेंडेंसी अब रख रहा, हाँ या ना। तो उस केस में जब बॉडी ऊपर जाने का टेंडेंसी रखेगा तो फ्रिक्शन अब नीचे लग जाएगा 10, देखो तो, और नीचे mg sin थीटा कितना हो गया 50, तो नीचे हो गया 60, तो इसको रोक के रखने के लिए ऊपर f का वैल्यू कितना 60 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। जब 60 लगाएंगे हम तो उस समय ब्लॉक किधर मूव करने का टेंडेंसी रखेगा, नीचे कि ऊपर, ऊपर, और 60 से अगर हल्का सा हम बढ़ा दिए 60 से 61 कर दिए तो बॉडी रुका रहेगा कि ऊपर भाग जाएगा, ऊपर भाग जाए, तो यानी बोल सकते हैं कि f जो 60 आया वो मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, इन दोनों केस में बॉडी रुका हुआ है कि चल रहा है, दोनों केस में रुका हुआ है, तो 40 में भी रुका हुआ है 60 में भी रुका हुआ, तो ये 40 बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू और ये 60 मैक्सिमम वैल्यू, हाँ या ना। तो मेरे को ये बताओ कि 40 और 60 में तो रुका हुआ है, ठीक है, अगर हम फोर्स 50 लगाए तो भी रुका रहेगा कि मूव करेगा, करके देख लेते हैं फटाफट। अगर हम 50 लगाएंगे तो mg sin थीटा नीचे 50 और ऊपर हम लगा दिए 50, फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, सोच समझ कर बताना। जब हम फोर्स 50 लगा दिए तो उस केस में फ्रिक्शन इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं भाई, जब वो नीचे mg sin थीटा था और हम ऊपर फोर्स लगा दिए 50 और 50, जब नेट फोर्स 0 हो गया तो क्या अब बॉडी का किधर भी टेंडेंसी है मूव करने का, ये बताओ पहले, नहीं है, तो जब बॉडी का टेंडेंसी नहीं है तो क्या फ्रिक्शन लगेगा उसमें, ये बताओ, नहीं लगेगा। इसका मतलब समझना ध्यान से, हाँ इसको हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जब हम फोर्स 40 लगाए थे तो उस केस में फ्रिक्शन पूरा 10 लगा था, पूरा 10, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, जब हम फोर्स ऊपर 41 कर देंगे नीचे 50, उस केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा, अच्छे से बताना सोच समझ के, कितना लगेगा, 9 लगेगा, 9 लगेगा, और किधर लगेगा ऊपर कि नीचे, ऊपर, ऊपर, ठीक है। अगर अब हम 41 से 42 कर दिए फ्रिक्शन 8 न्यूटन, तो इसका मतलब ये है 40 लगाए तो रुका रहा, 41 लगाए तो भी रुका हुआ है कि मूव कर रहा है, देखो तो रुका हुआ है, 42 भी लगाए तो भी रुका हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं क्या फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट मार रहा है कि नहीं मार रहा है, देखो तो मार रहा है। तो एक केस आएगा जब फोर्स 50 लगाएंगे तो उस केस में फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा,
नहीं लगेगा। तो जब हम फोर्स 50 से बढ़ाकर 51 कर देंगे, अब फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे। और नीचे कितना लगेगा? 1 न्यूटन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन हमेशा एंड पे लगेगा, वो देख लेगा पूरा सिनेरियो कि भाई कौन किधर लगा रहा है और लास्ट में बॉडी का टेंडेंसी किधर है। तो इसीलिए बोले यहां पर जो बोला गया कि भाई कितना फोर्स लगा के रोक सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि मिनिमम 40 और मैक्सिमम 60। तो मेरा रेंज कहां से कहां तक होगा रोकने का, ये बताओ। 40 टू 60। तुम इसके बीच कोई भी फोर्स लगा। क्या बोला? बोलो। मैक्सिमम 60 वाला। 60 वाला मैक्सिमम कैसे हुआ कि जैसे जब हम लोग मिनिमम 40 लगाए थे, तो उस केस में बॉडी सिर्फ नीचे आना चाह रहा था, फिर भी हम उसको रोके हुए। तो नीचे आने चाह रहा था, ठीक है, तो ऊपर फ्रिक्शन मैक्सिमम मान लिए 10, नीचे 50, तो नीचे 40 है तो ऊपर हम 40 लगा दिए। लेकिन अगर 40 से थोड़ा सा भी हम कम लगाए तो बॉडी रुका रहेगा कि स्लिप मार जाएगा नीचे? स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम आ गया 40। अब बात करते हैं कि और फोर्स बढ़ाते हैं। तो जब फोर्स हम बढ़ाएं बढ़ाएं बहुत बढ़ाएं, तो उस केस में हम बॉडी किधर टेंडेंसी रखेगा मूव करने का? किस साइड? ऊपर के साइड। तो जब ऊपर के साइड टेंडेंसी रखेगा तो फ्रिक्शन अब नीचे लग जाएगा 10। तो 50 और 10 कितना हो गया? 60। इसका मतलब हम ऊपर फोर्स कितना लगा सकते हैं? 60 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? अब 60 से एक फोर्स भी थोड़ा ज्यादा हो गया तो बॉडी ऊपर भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? भाग जाएगा। इसका मतलब कि मिनिमम 40 है और मैक्सिमम 60 है, और इसके बीच तुम कोई भी फोर्स लगा दो, क्या ये बॉडी रुका रहेगा कि नहीं रुका रहेगा? रुका रहेगा। तो 40 से लेकर 60 में अगर सब चीज में रुका हुआ है, तो बस सब में अंतर क्या है, खाली ये बता दो। सारे फोर्स जब 40 से 60 हम लगा सकते हैं, तो सब में क्या चीज का अंतर रहेगा? सब वैल्यूज में क्या अंतर रहेगा? फ्रिक्शन में अंतर रहेगा। हाँ, एकदम सही। सारे चीज में खाली फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट मारेगा। समझ में आया सबको बढ़िया से? हाँ। हाँ, अगर 50 लगाओगे तो फ्रिक्शन उस केस में लगेगा ही नहीं लगेगा। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, हम यहाँ पूछे फाइंड एफ मिनिमम एफ एक्स मैक्सिमम, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट नो फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो हम क्या करते कि भाई कितना लगाना होगा? तो नीचे 50 mg sin थीटा, तो ऊपर हम 50 लगा दिए, तो इधर ही नेट फोर्स 0 हो गया, तो फ्रिक्शन को लगने का कोई जरूरत ही नहीं है। समझे? तो इस टाइप का क्वेश्चन ना एडवांस लेवल में आता है तुम्हारा, मतलब सोचने वाला क्वेश्चन है कि जब भी तुमको क्वेश्चन बनाना होगा तो इस टाइप से इतना सोच पाओगे तब जाके एडवांस निकलता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ना होगा। बहुत जगह तो ये सब पढ़ा ही नहीं जाता, कुछ समझा ही नहीं जाता, खाली बोल देता है भाई फ्रिक्शन लगता है, ये कर लो, हो जाता है। लेकिन इतना नहीं सोचोगे ना तो एडवांस कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा। नीट वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, लेकिन फिर भी ये सब अगर समझ में आ रहा है तो तुम लोग के लिए पॉजिटिव चीज है कि हाँ इतना सोच पा रहे हैं तो नीट वाले क्वेश्चन आराम से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नीट वाला कोई फ्रिक्शन का क्वेश्चन ट्राई किए हो क्या? उसमें एकदम बहुत बच्चा टाइप क्वेश्चन रहता है, बहुत बच्चा टाइप। यानी पता है नीट में क्वेश्चन क्या रहता है? सिंपल बता देगा ये फोर्स है, ये ब्लॉक है, ये फ्रिक्शन है, बताओ ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा। उससे ज्यादा और टफ उसमें क्या करता है कि फाइंड। नहीं, इसी देखो, देखो यही चीज है, जैसे तुम अभी इतना हाई लेवल का पढ़ लिए तो तुमको आसान लग रहा है, लेकिन आधे नीट का बच्चे पता है सोचते क्या है कि हम खाली थोड़ा बहुत फ्रिक्शन पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत फॉर्मूला हम खाली एफ मैक्स इक्वल टू म्यू एन रट लेंगे तो मेरा बन जाएगा। लेकिन इतना सोचने पे कहीं बनता ही नहीं है जब तक तुमको हर चीज के बारे में पता नहीं है ना, कि कब क्या लगता है, किधर लगाना पड़ता है, तब क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अब तुम इतना लेवल का पढ़ लियो इसलिए तुमको वो लग रहा है कि अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये सबसे बन जाएगा। लेकिन जो लोग सिर्फ फॉर्मूला रट के जाते हैं ना, उसको लगता है कि नहीं बहुत टफ है फिजिक्स। बस यही अंतर हो जाता है। और तुमको सबके मुंह से सुनोगे, सारे नीट वाले बच्चों के मुंह से सुनोगे कि कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, तो सिंपल बोलेगा कि फिजिक्स हार्ड है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम आराम से इस लेवल का पढ़ोगे ना, तो तुमको नीट वाला बता रहे ना कि इस लेवल का पूरा 12 तक पढ़ो आराम से। ठीक है, हम तुमको गारंटी के साथ बोलते हैं कि जैसे 90 45 45 क्वेश्चन आता है ना,
बता रहे हैं कि इस लेवल का पढ़ोगे ना तो 4500 का 4500 क्वेश्चन बना सकते हो, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और तुम समझ रहे हो कि इसमें 45 से छोड़ो कि 4 सिली मिस्टेक हो गया, कुछ भी हो गया, तो अगर तुम 40 भी बना पा रहे हो ना तो बहुत है, 160 नंबर यहीं से आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो यही डिफरेंस है। इसलिए पता है मेरे पास जितना बच्चा आया था पिछले 2 साल से, उसको बस हम यही गाइड कर रहे हैं कि इस टाइप से पढ़ो। और पता है इस बार जितना बच्चा इस टाइप से पढ़ा है ना, सबका फिजिक्स बढ़िया गया, सबका। जिसका मतलब 300 350 प्लस आता था, इस बार वो लोग का 500 प्लस आ रहा है मार्क्स। तो यही रीजन है। सबको लगता है फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मेंस वालों के लिए थोड़ा ये है कि मेंस वालों के लिए थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा, वरना एडवांस नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा मेंस लेवल भी नहीं निकलेगा। इसलिए हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, नीट वाले लोग मेंस लेवल का पढ़ो तभी नीट निकलेगा। मेंस निकालना है तो एडवांस लेवल का पढ़ो तभी मेंस निकलेगा। और एडवांस निकालने के लिए तुमको दिमाग हर तरफ दौड़ाना होगा, हर डायरेक्शन में। ठीक है, चलो ये समझ में आया पूरा? क्या 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 बोल रहे हो? आईआईटी और आईआईटी और नीट, इसमें क्या? ना ना, कोई देखो, ऐसा कुछ नहीं कि दोनों का बैच अलग अलग करना पड़ता है, कुछ नहीं। हम तो रिकमेंड करते हैं कि नीट वाला बच्चा इस लेवल का पढ़े, इसलिए हम सारा एडवांस लेवल पढ़ा देते हैं नीट वाले बच्चों को भी। क्योंकि नीट वाले बच्चे अगर इस लेवल का पढ़ लेंगे ना तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा। और आईटी यहाँ तो हम पढ़ाते ही हैं सब कुछ, इसलिए हम बैच अलग का भी बनाते ही नहीं है, हम नीट वालों को भी साथ में ही पढ़ाते हैं। क्योंकि इनका प्रॉफिट हो जाता है, बहुत प्रॉफिट, अगर समझ पाएंगे तो। वरना आधे नीट वाले बच्चे तो सिंपल उसको खाली फॉर्मूला रटवा दिया जाता है कि ये पढ़ लो, ये क्वेश्चन कर लो, यही आ जाएगा। पर ऐसा होता ही नहीं, इसलिए फंस जाता है सब कुछ। ठीक है, नहीं वो पढ़ा रहे, 12th में पढ़ा रहे। अच्छा, कोई ऐसा है जो मैथ्स बायो दोनों लिया है? कोई नहीं? हाँ, मैथ्स बायो जो लेता है थोड़ा हेक्टिक तो होता है, पर एंड में उसको प्रॉफिट बहुत होता है। उसके पास ऑप्शन रहता है, मेंस का भी, नीट का भी, सब कुछ। ठीक है, इसको उतार लो बढ़िया से, अच्छे से। ठीक है, बस ये क्वेश्चन हम इसलिए बताएं समझाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ समझाना। इसमें तुम सिर्फ कंसेप्ट समझ सकते हो कि हाँ ये कंसेप्ट लगा के हम क्वेश्चन बना सकते हैं, और कुछ नहीं। अभी तुम लोग का एक और क्लास है क्या? चलो ठीक है, तब हम थोड़ा और पढ़ाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं, मिटा दें इसको। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब थोड़ा और समझ में आएगा फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, हम सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नहीं। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट। ये म्यू 1 है और ये म्यू 2 है, और दोनों धागा से बंधा हुआ है। ठीक है, और ये एंगल थीटा है। अच्छा, क्या होगा मतलब अगर इसको दोनों को छोड़ दिया जाए तो क्या क्या केसेस पॉसिबल है, क्या क्या हो सकता है, बता सकते हो कोई? यानी कि पहला चीज, दोनों रुका रहे। क्या दोनों रुका रह सकता है कि नहीं रह सकता? ठीक है, दोनों रेस्ट में। फिर उसके बाद क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों साथ में जाए?
साथ में नीचे। और कोई पॉसिबिलिटी? एक स्लिप कर जाए, कौन सा स्लिप कर जाए, M1 कि M2? M2। और M1 मतलब M1 रेस्ट और M2 मोशन। और कोई केस? लास्ट वाला, यही सब तो पकड़ना है। M1 भी मोशन में और M2 भी मोशन में, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ। हो सकता है। ये सबको समझ में आया, ये 4 केस पॉसिबल है या नहीं? बताओ, ये चारों केसेस में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ सबसे पहले, ये चारों केसेस पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चौथा मतलब देखो, सबसे पहले दोनों रुका रहे, दोनों साथ में आए। तीसरा, ये रुका रहे, ये स्लिप करके आ रहा है। और चौथा, दोनों मूव कर रहा है पर दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है। ये भी स्लिप कर रहा है, ये भी स्लिप कर रहा है, ये थोड़ा फास्ट स्लिप कर रहा है, ये स्लो स्लिप कर रहा है। तो M1 M2 दोनों मोशन में पर एक्सेलरेशन डिफरेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि अब पता कैसे करेंगे कि चारों में से कौन सा केस हो सकता है? बताओ कैसे पता करेंगे? कोई तरीका है तुम लोगों के पास पता करने का? तो बताओ हमको, कैसे पता करेंगे? हाँ, क्या? देखो, तुमको सब दिया रहेगा, μ1 μ2 M1 M2 थीटा सब दिया रहेगा। तुम तरीका बताओ कि तुम कैसे पता करोगे कि इन चार। अच्छा, ये स्लिप कर जाएगा और वो बोलेगा कि नहीं, स्लिप हम नहीं करेंगे, तो फिर? अच्छा, मतलब कि इधर माउंट एवरेस्ट लगा दे बड़ा सा, और यहाँ पर छोटा सा ब्लॉक, तो माउंट एवरेस्ट स्लिप करेगा और ये बोलेगा हम स्लिप नहीं करेंगे, तो कैसे पता करोगे एग्जैक्ट? ठीक है, देखो समझो ध्यान से। हाँ, सबसे पहले अगर हम इसको पूरा एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं, पूरा एक इकट्ठा सिस्टम, तो उन दोनों को नीचे जो खींचेगा, क्या बोल सकते हैं, M1 प्लस M2 जी साइन थीटा होगा। हाँ या ना? ठीक है। और दोनों को जो अपोज करेगा, यहाँ का फ्रिक्शन F1 और यहाँ का फ्रिक्शन F2, तो F1 और F2 इसका मैक्सिमम हो जाएगा, F1 का मैक्सिमम हो जाएगा म्यू M1 जी कॉस थीटा और उसका हो जाएगा म्यू M2 जी कॉस थीटा। यानी बोल सकते हैं कि टोटल जो अपोजिंग फोर्स है वो हो जाएगा μ1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, μ1 M1 प्लस μ2 M2 जी कॉस थीटा। देखो तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देख लो, μ1 M1 जी कॉस थीटा प्लस μ2 M2 जी कॉस थीटा ऊपर में, यही दोनों अपोज करेगा। तो मेरे को ये बताओ, इफ अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि μ1 M1 प्लस μ2 M2 जी कॉस थीटा इज ग्रेटर देन M1 प्लस M2 जी साइन थीटा, तो क्या कंडीशन होगा इन चारों में से? बताओ। होगा, रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि जो अपोजिंग फोर्स है वो फोर्स ज्यादा है खींचने वाले से। इसका मतलब ये कि इसको मूव करने देगा कि रोक के रखेगा? रोक के रखेगा, यानी ये पहला केस हो गया। ठीक है, ये इसको यहां टिक मार देंगे, हो गया, आंसर हो गया। लेकिन अब फिर से बता रहे हैं कि जैसे दो ब्लॉक है, तो दो ब्लॉक को नीचे जो पुल करेगा वो इसका M1 जी साइन थीटा और इसका M2 जी साइन थीटा होगा, जो दोनों नीचे खींचेगा।
देखो तो, ठीक है। और जब इन दोनों को नीचे खींचेगा तो बोलेंगे इसका भी फ्रिक्शन अपोज करेगा और इसका भी फ्रिक्शन अपोज करेगा, क्या बताओ? तो इसका फ्रिक्शन हो गया μ1 m1g cos थीटा और उसका फ्रिक्शन हो गया μ2 m2g cos थीटा। तो दोनों को इधर लिख लिया और दोनों को इस साइड लिख लिया। तो अगर हम बोल रहे हैं कि अपोजिंग फोर्स अगर ज्यादा है पुलिंग फोर्स से, तो ये सिस्टम रुका रहेगा कि मूव करेगा? बताओ क्या होगा? रुका रहेगा। तो रुका रहेगा मतलब कि ये फर्स्ट होगा, दोनों रेस्ट में, ठीक है। अब देखना सेकंड, ठीक है, कि इफ पुलिंग फोर्स, डायरेक्ट लिखते हैं, पुलिंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, तो क्या बोल सकते हैं कि अगर पुलिंग फोर्स ज्यादा है अपोजिंग फोर्स से, तो ये बॉडी रुका रहेगा कि मूव करेगा? मूव करेगा, मूव करेगा, ठीक है। अब मूव करेगा मतलब कि एक मूव करेगा कि दोनों मूव करेगा? दोनों मूव करेगा, ठीक है। तो यहां से ये आएगा कि दोनों मूव करेगा। अच्छा, दोनों मूव करेगा तो क्या डेफिनेटली बता सकते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग भी हो सकता है? पक्का सेम? पक्का सेम होगा? सोच लो अच्छे से। अलग भी हो सकता है ना। तुमको ये बता दिया कि पुलिंग फोर्स ज्यादा है अपोजिंग फोर्स से, तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि सिस्टम मूव करेगा। लेकिन तुमको ऐसा कैसे पता चल जाएगा कि दोनों एक साथ ही जाएगा? कोई है ऐसा कोई रीजन तुम्हारे पास कि तुम बता सको कि दोनों साथ ही जाएगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव कर जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अब उसको कैसे क्लियरिफाई करेंगे कि दोनों साथ जाएगा कि दोनों अलग जाएगा, कैसे? ठीक है। हाँ, अब समझना ध्यान से। तुम एक काम करो, करेंगे क्या, जब पता चल जाए फर्स्ट ऑप्शन में तो दोनों रुका है, अगर सेकंड ऑप्शन आया, ठीक है, तो अब कैसे बोलेंगे ध्यान से समझना, ठीक है। इसको अलग से और इसको अलग से देखो हमेशा, ठीक है। यहां से धागा हटा दो, धागा भी ब्रेक कर दो, ठीक है। तो धागा ब्रेक करने के बाद इसका अलग से एक्सेलरेशन a1 निकाल लो, इसका अलग से एक्सेलरेशन a2 निकाल लो। क्या ये निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अलग अलग अपना निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम बोले, ध्यान से समझना कि यहां से क्या क्या कंडीशन हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये बोले भाई हम नहीं जा रहे, ये रेस्ट पर है और ये मोशन में है, ये बोलेगा हम नहीं मूव कर रहे हैं, वो बोलेगा हम मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सा केस होगा? थर्ड वाला। इससे पता चल जाएगा कि भाई हम नहीं मूव कर रहे, मेरा जो अपोजिंग फोर्स है मेरा इसके लिए मेरा ज्यादा है पुलिंग फोर्स से, तो बोलेगा हम नहीं जा रहे। ये बोलेगा भाई मेरा पुलिंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से ज्यादा है, हम तो जाएंगे। तो इसका मतलब कौन सा केस है? क्या ये वाला केस है? देखो तो, है ना। अब अगर पता चला कि भाई ये भी बोल रहा है नहीं हम भी मूव करेंगे और वो बोल रहा है हम भी मूव करेंगे, तो ठीक है दोनों मूव करो और a1 a2 निकाल लो। तो दो ही कंडीशन आएगा। क्या कंडीशन आएगा? a1 ग्रेटर देन a2 या a1 लेस देन a2। क्या यही दो केस आएगा, हाँ या ना? क्या जी? हाँ, वही हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर दो ही केस आएगा, क्या ये या ये, यही दोनों केस आएगा। अब तुम समझो कि अगर धागा बंधा हुआ है तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि a1 ग्रेटर देन a2 हो जाए? कभी भी ऐसा हो सकता है? इसका मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि अगर a1 ज्यादा आ रहा है a2 से, इसका मतलब बोलेगा नहीं तुमको भी हम खींच के लेके जाएंगे, और दोनों साथ में जाएगा कि अलग अलग जाएगा? ठीक है। दूसरा केस, a2 ज्यादा हो गया a1 से, तो मेरे को ये बताओ अगर a2 ज्यादा हो गया a1 से, तो क्या ये धागा टाइट रहेगा कि लूज मार जाएगा? लूज मार जाएगा। तो उस केस में दोनों मोशन में रहेगा लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, देखो तो।
समझ में आया कैसे इसको पूरा समझ सॉल्व करना है बढ़िया से? कंसेप्ट सबको समझ में आया, करना क्या है? क्या हम्म बताओ, इसमें किसी को कहीं कहीं डाउट है तो पूछो, कहीं भी किसी को भी। ये पूरा चारों केस समझ में आया ना कि चारों केस किस हिसाब से बताना है? ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी पूछ देगा कि बताओ स्ट्रिंग टाइट रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बताओ स्ट्रिंग टाइट किस केस में रहेगा, इन चारों में से कौन से केस में स्ट्रिंग टाइट रहेगा? सेकंड केस में टाइट रहेगा। और और M1 रेस्ट M2 मोशन, इसमें कैसे जी, ये रुका रहे और ये आ रहा है तो ये तो स्ट्रिंग टाइट हो लूज हो जाएगा ना। फर्स्ट, अच्छा एक मिनट, फर्स्ट वाला में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई बता सकता है ये कैसे पॉसिबल है? कोई बोल सकता है? हम समझाते हैं, ध्यान से सुन। देखो ध्यान से, M1 बोला, देखो ध्यान से समझना, हाँ, कि इसका भी पुलिंग होगा, इसका अपोजिंग होगा, तो ये बोलेगा कि भाई हमको फ्रिक्शन रोक के रख रहा है, ये भी बोलेगा हमको भी फ्रिक्शन रोक के रख रहा है, तो बताओ बीच का टेंशन फिर किस काम का रहेगा, कोई काम का? अगर इसका पुलिंग फोर्स इसका अपोजिंग रोक दे रहा है और इसका पुलिंग इसका अपोजिंग रोक दे रहा है, तो बीच का टेंशन कोई काम का रहेगा, ये बताओ? तो इसका मतलब ये है कि दोनों रेस्ट पर रहेगा तो टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा उस केस में? बताओ। नहीं लगेगा। अब सेकंड वाला फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। M1 बोला कि भाई मेरा पुलिंग ज्यादा है अपोजिंग से, हमको मूव करना होगा, तो धागा से M2 को खींचेगा कि नहीं खींचेगा, ये बताओ? खींचेगा। लेकिन M2 बोला कि नहीं, मेरा जो अपोजिंग फोर्स है तुमको भी संभाल लेगा, तुमको भी हम रोक के रख सकते हैं, तो उस केस में दोनों रुका रहेगा कि नहीं रुका रहेगा? तो उस केस में धागा टाइट रहेगा कि लूज रहेगा? टाइट रहेगा। और दोनों रेस्ट पे है कि नहीं है? रेस्ट पे, यानी दोनों रेस्ट पे है तो टेंशन लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। ठीक है। अच्छा, थर्ड और फोर्थ में, इन दोनों में टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, थर्ड केस में M1 रुका है M2 आ रहा है, तो जब M1 रुका और M2 आ रहा है तो ये धागा टाइट रहेगा कि लूज मार देगा? लूज मार जाएगा। और लास्ट केस, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग, तो दोनों का अगर एक्सेलरेशन अलग अलग है, इसका मतलब M1 कम होगा और M2 ज्यादा होगा। कैसा हो सकता है A1 ज्यादा A2 कम? कभी भी नहीं। यानी A2 ज्यादा हो सकता है A1 कम हो सकता है, तो उस केस में जब A2 ज्यादा और A1 कम है तो धागा टाइट रहेगा कि लूज मार जाएगा? लूज मार जाएगा। तो इस केस में भी नहीं होगा। तो यही सब रहता है एडवांस में, इतना सोचना पड़ता है, इसीलिए पता है एडवांस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होता है, टफ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और तुमको पता है इस बार जो एडवांस हुआ है 396 मार्क्स का है, इसमें कितना मार्क्स लाने से जेई एडवांस में सिलेक्शन है पता है? कितना लगता है कि 396 में कितना कितना लाने से सिलेक्शन हो जाता होगा, बताओ? तुम लोग को अभी आज बताते हैं थोड़ा। 50%। और बताओ कि इसमें से कितना लाने से जेई एडवांस हो जाता है? 10-20%, 40%। देखो आज तुम लोग को हम बता ही देते हैं ना कि, है ना, हम और प्रूफ के साथ, ऐसा नहीं कि प्रूफ। ठीक है। टोटल मार्क 396 है, एक बच्चा 63 नंबर लाया है, तो क्या लगता है उसका एडवांस क्लियर हुआ होगा कोई एंगल से? ठीक है।
और ये बच्चा क्वालिफाई कर गया, सोच लो। तो समझो पहले 396 मतलब मान के चलो ये 400 है, और ये कुछ 60 नंबर है मान के चलो, कितना परसेंट हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, कुछ 15% है, देखो तो इतना परसेंट लाने पे इस साल पे क्या क्या क्या। हाँ देखो ना, हम तुम लोग को देख, नहीं नहीं, ऐसा नहीं रिजर्वेशन पे होगा, ठीक है, वो सबसे पहले जनरल रैंक ही काउंट होता है, ठीक है, उस जनरल रैंक पे क्वालिफाई होता है, तब उसका होता है कि उसका मतलब ओबीसी है कि एससी एसटी है, ऐसा नहीं कि वो कम नंबर पे भी ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यानी कि इस बार पता है तुमको, हम दिखाते हैं कि कट ऑफ क्या था जेई एडवांस का, एक मिनट हम कट ऑफ पे बता देते हैं क्योंकि इस साल का पेपर बहुत ज्यादा टफ था। रुको बताते हैं, कट ऑफ ऑफ सी एडवांस 2020, ठीक है। देखो बता रहे हैं कि तुम्हारा कितना परसेंटेज क्वालिफाई के लिए है। अगर तुम 25% लाते हो, सिर्फ 25%, यानी 400 का 25% कितना हुआ, कितना हुआ जी, 100। अगर 100 ला रहे हो तो तुम्हारा एडवांस हो जाएगा, सोच लो, इतना ऑन एन एवरेज रहता है। यानी कि अगर तुम लोग बोल रहे हो कि 50% होगा, अगर तुम 50% ले आए ना इसका, यानी कितना हो गया 200 नंबर, तुम्हारा आईटी में बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आईटी एडवांस का ये सीन है, और सिर्फ एडवांस का हम बात कर रहे हैं, मेंस में नहीं। मेंस में पता है मेंस और एडवांस में क्या मतलब, अलग क्या है, मेंस में लेवल लो हो जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाता है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट प्लस कंसेप्ट, ये दोनों फैक्टर रहता है कि तुम कैसे टाइम को मैनेज करते हो और अपना कंसेप्ट कैसे लगा पाते हो। अगर ये दोनों आता है, मेंस ऐसे निकल जाएगा। एडवांस लेवल हाई हो जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाता है, टाइम इनफ है। यानी कि एडवांस के एग्जाम से तुम निकलोगे ना, तो तुम कोई भी बच्चा से मुंह से ये नहीं सुनोगे कि मेरे को टाइम कम पड़ गया, ठीक है। सारे के मुंह से सुनोगे कि बहुत क्वेश्चन टफ था, ये नहीं बना पाए, वो नहीं बना पाए, किसी के मुंह से कंप्लेन नहीं होगा कि टाइम कम पड़ गया। और मेंस वाले बच्चा जो दे के आता है, उससे सिर्फ ये पूछना कि क्या हुआ, अरे यार 10 मिनट और रहता ना और 2 क्वेश्चन बना लेते। तो यही डिफरेंस होता है मेंस और एडवांस में। नीट में भी यही होता है, नीट में सिर्फ ये देखना, तुम कोई किसी से पूछना नीट में कि क्या हुआ, समय कम पड़ गया, समय कम पड़ गया, जो पढ़ के जाता है। अब जो नहीं पढ़ के जाएगा तो उससे तो पूछना ही बेकार है। तो इसीलिए नीट और मेंस में किसी से भी पूछोगे टाइम कम पड़ गया, और एडवांस में पूछोगे तो यार ये बहुत क्वेश्चन टफ था, ये बहुत ज्यादा हाई लेवल का था, हिला तक नहीं मेरे से, यही सब सुनोगे। कभी देखना पूछ के कि मेंस और नीट वाले जब दे के आते हैं तो उससे एक बार फीडबैक लेना, और जो एडवांस वाले दे के आते हैं उससे फीडबैक लेना, तुमको खुद पता चल जाएगा कि नीट और मेंस में ये दोनों फैक्टर रहता है, टाइम मैनेजमेंट और कंसेप्ट। और एडवांस वाले में कोई टाइम मैनेजमेंट का जरूरत नहीं है, तुमको जितना हाई लेवल आता है तभी तुमसे एडवांस बन पाएगा, ठीक है। और एडवांस का मतलब क्या पता है कि ऐसे लिखते हैं, कंसेप्ट प्लस कंसेप्ट प्लस कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है कि जब तक तुमको 4-5 का कंसेप्ट एक साथ नहीं पता हो, जैसे यही क्वेश्चन, फ्रिक्शन सब कोई पढ़ता है, सबको पता रहता है फ्रिक्शन कितना लगता है, मैक्सिमम कितना लगता है, पर इसको क्या सोच पाना सबके बस का बात है, तुम खुद बताओ सोचने के बाद, इतना तुम लोग फ्रिक्शन पढ़े, क्या इसको सोच पाना सबके बस का बात है, बताओ। हम्म, कुछ ही लोग इतना सोच पाओगे ये सारा चीज। क्वेश्चन सिंपल लिखा रहेगा कि भाई बताओ टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा, किस केस में लगेगा, उसी को सोच पाना बहुत चीज है। लेकिन सबको देखो, सबको फ्रिक्शन पता होता है क्या होता है क्या नहीं होता सबको, लेकिन वो जो सोच पाना होता है ना, वही बस बहुत कम लोग सोच पाते हैं। अब यही मेंस में पता है क्या क्वेश्चन देगा, एक ब्लॉक कर देगा और बोलेगा कि बताओ कि ब्लॉक मूव करेगा नहीं करेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो वहां सिर्फ क्या
मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा कि तुम कितना कम समय में कितना जल्दी क्वेश्चन बना के निकल गए, बस मेंस में यही है। तो इसीलिए तुम फ्रिक्शन तो हम ऑलमोस्ट 80% हम पढ़ा दिए, अभी भी कुछ कुछ बाकी है। फिर भी तुम ट्राई करना प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बनाने का, तो तुमको खुद लगेगा कि मेंस का जब हम क्वेश्चन बनाने बैठ रहे हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, या कि तुमको क्या करना है, तुमको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, और ऐसा सारे सब्जेक्ट्स पे करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारा, तब ना तुमको पता चलेगा लेवल क्या है। अब तुमको, अब हम चाहे ना तो फ्रिक्शन का छोटा मोटा क्वेश्चन बना के तुमको खुश कर देंगे, हम भी खुश हो जाएंगे कि हाँ तुम लोग बना लिए, फिर जब मेंस में बैठोगे तो बोलेंगे सर तो पढ़ा ही नहीं है सब। तो इसी टाइप से सारे सब्जेक्ट्स को देखो, सारे सब्जेक्ट्स को। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि बस सर बता दिए हम बना लिए हम खुश हो गए। जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स का मेंस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का नीट क्वेश्चन, एचसी वर्मा, इसी तरह मैथ्स में बहुत सारा बुक है, अरिहंत है, वो सब बनाओ। अगर क्वेश्चन बन रहा है, अब जाहिर सी बात है 100% क्वेश्चन बनेगा नहीं, अगर तुमसे कुछ कुछ क्वेश्चन बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है, इसका मतलब तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, पर उसमें थोड़ा और मेहनत करना होगा। लेकिन अगर उस क्वेश्चन को देख के तुम्हारा हालत खराब हो रहा है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन है, हम तो ये देखे तक नहीं है ना पढ़ाया गया है, तो फिर तुम समझ जाना कि तुम बस डेविएट हो रहे हो पाथ से, तुमको वो चीज बताया ही नहीं जा रहा कि देखो ये रास्ता है, इसमें तुमको जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाई इसी रास्ता में जाना है, भले वो रास्ता डरावना हो पर इसी रास्ता में जाना है, और तुमको एक सिंपल सा रास्ता दिखा दिया कि भाई इसमें जाओ, और तुमको अच्छा लग रहा है वो रास्ता, पर वो रास्ता कहीं जेई मेंस या एडवांस की तरफ जाता ही नहीं, तो वो रास्ते में चल के फायदा क्या है फिर। तो इसीलिए जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना उससे रिगार्डिंग खुद कंसर्न रखो कि क्या हमको सही पढ़ाया जा रहा है, क्या हमको वो सब सारा कंसेप्ट बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ हम लोग के भरोसे मत रहो, हम लोग तो जितना पढ़ाते हैं, इसलिए बोला जाता है ना कि टीचर का रोल सिर्फ 30% रहता है, बस हमको जितना आता है हम तुमको बता दी, और टीचर को जितना आएगा उतना ही बता पाएगा। 70% रोल तुम्हारा है, सेल्फ स्टडी, टाइम मैनेज करना, क्वेश्चंस बनाना, डाउट पूछना, ये सब तुम्हारे ऊपर है, हम लोग का रोल बस इतना ही है। 100% हम लोग का रोल कभी नहीं होता। तो इसीलिए ट्राई करो कि खुद जज करो कितना आता है कितना नहीं आता है, क्वेश्चंस बनाते रहो हमेशा, तभी पता चलेगा कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। समझे सब कोई बढ़िया से कि नहीं? हाँ, डिमोटिवेट मत होना खाली कि बस अब क्या होगा मेरा, हमको कुछ नहीं आता है, सब डिमोटिवेट कभी मत होना। हम, पता है जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तो काइनेमेटिक्स हो गया था बैच में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो गया था, फ्रिक्शन हो गया था, वहां तक पता है हमको फिजिक्स हवा तक नहीं लगता था। सर आते थे पुली बनाते थे, 4-5 पुली पता नहीं क्या क्या लिखते थे, सब ऐसे ऊपर से पार होता था मेरे। फिर भी हम हार नहीं माने, फिर जैसे जैसे आगे चलता रहा, तो हम बहुत सारा बुक प्रेफर किए, बहुत सारा डाउट, तब जाके धीरे 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 मेरा फिजिक्स इंप्रूव हुआ। यानी कि अगर हम अगर प्रिपेयर कर रहे हो और तुम लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये समझो कि तुम लोग अभी मेरे जगह से बहुत फार बेटर ऊपर हो, बहुत जगह। हमको तो ये सब समझ में ही नहीं आता था, किधर फ्रिक्शन कब मैक्सिमम लगेगा कब मिनिमम लगेगा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। तो धीरे 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 सीखने पे अच्छा हुआ। तो तुम लोग सोचो कि अभी जिस स्टेज में हो ना वो बहुत अच्छे स्टेज में हो, क्योंकि अभी 11th स्टार्ट किए और इतना कुछ समझ पा रहे हो ना, बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे पता है, ऐसे नहीं कि तुरंत फ्रिक्शन पढ़ा और सब कुछ समझ में आ गया। अभी धीरे धीरे 11th स्टार्ट हुआ है, फ्रिक्शन पढ़ाएंगे, आगे वर्क पावर एनर्जी पढ़ाएंगे ना, तो दिमाग धीरे धीरे खुलेगा, तुम हर डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करोगे। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं हमको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, तो तुमको भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो तुमको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया से। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं फिर, है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्रिक्शन बढ़िया से। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे स्टैटिक और काइनेटिक। अच्छा, स्कूल में यहाँ तक आया कि स्कूल में अभी तक यहाँ तक पहुंचे भी नहीं हो? कौन सा स्कूल? कौन सा चैप्टर छोड़ दिया? हे भगवान, बिना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के वर्क पावर एनर्जी कैसे पढ़ा दिया वो, जब उसको पता ही नहीं है कि फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये होगा, तो वर्क पावर एनर्जी कैसे पढ़ा दी राजकमल में? हे भगवान।
एग्जाम में दिया ही नहीं? कौन सा एग्जाम में दिया है, कौन सा? अच्छा, हाफ ईयरली में क्या दिया है, मतलब सिलेबस? बाप रे। अच्छा, इतना स्कूल में पढ़ा दे दिया है क्या सब कुछ, जो इतना सिलेबस दे दिया? अरे बाप रे। तो स्कूल में तो लगता है कि फिर मतलब कि एक एक दिन में, मतलब दो दो तीन दिन में एक एक चैप्टर खत्म हो जाता होगा। हाँ? फ्रिक्शन हो गया स्कूल में? तो फ्रिक्शन इतना बताया गया जितना आप बता रहे हैं, इतना तो फ्रिक्शन ये सब? एक दिन में फ्रिक्शन खत्म? बाप रे, तो बहुत। बा- ठीक है, छोड़ो, स्कूल वाले के भरोसे क्या रहोगे, है ना? तो अपना आराम से प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। अब क्या करना है, एचसीवी का, ठीक है, जिसमें स्टैटिक काइनेटिक को छोड़ के, जहां स्टैटिक काइनेटिक का क्वेश्चन होगा छोड़ देना, बाकी क्वेश्चन ट्राई करो बनाने का, कम से कम, ठीक है। और अभी हम एक डीपीपी भेजेंगे, ठीक है। उस डीपीपी को बनाना, उसको हम लोग इसी वीक में, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। इस डीपीपी को हम अभी भेज देते हैं, डीपीपी 1-2 घंटे। हाँ, फ्रिक्शन से रिलेटेड। और एक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का भी भेज देंगे अभी तुरंत, ठीक है। ठीक है, तब तक हम, हाँ 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 हाँ, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन जो चल रहा था अलग से, ठीक है, उसमें तो हम वहां खत्म कर दिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन सारा डेरिवेशन वगैरह करा दिए। हमको एक क्लास और लेना होगा, ठीक है, उसमें हम ग्राफ से रिलेटेड, ग्राफ प्लस वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये हमको बताना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला। ग्राफ तो बता दिए, ग्राफ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? एक क्लास लिए थे ग्राफ का। हाँ 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 हाँ, ग्राफ का एक क्लास हो गया था, ठीक है। और वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हम ले लिए थे। वेरिएबल एक्सेलरेशन किए थे कि नहीं, है ना? तो अब क्या करेंगे, इस ग्राफ को और वेरिएबल एक्सेलरेशन को दोनों को मर्ज करके एक नया कंसेप्ट के साथ बनाएंगे। यानी कि बहुत सारा क्वेश्चन वेरिएबल एक्सेलरेशन का ग्राफ से बनाएंगे, और बहुत सारा ग्राफ का क्वेश्चन वेरिएबल एक्सेलरेशन से बनाएंगे, ये दोनों। और वही थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ, बस बस, जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है कुछ ऐसे, बोलेगा कि बता इतने टाइम में एक्सेलरेशन कितना है, उतना टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सब कुछ, ठीक है। तो वही वेरिएबल और ग्राफ को कंबाइन करके बताएंगे, ठीक है। इसको, ठीक है, तो नेक्स्ट बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, इन्फॉर्म करके ही करेंगे, ठीक है। और एक काम करना, जो लोग वो उमंग वाला ऐप अच्छे से डाउनलोड हो या रजिस्टर नहीं करवाया ना, उसको करवा लेना, नहीं तो दिक्कत होगा फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जिसको भी आज दिक्कत हुआ था एक बार फोन कर लेना उस नंबर पे, ठीक है, सबको ही।